तो क्षारकता जो होती है वो अम्ल में पाई जाती है, अम्लता जो होती है क्षार में पाई जाती है। तो क्षारकता क्या है, तो आपको पता है क्षार या अम्ल जो होंगे आपके क्षारकता और अम्लता में उसी में निरूपित किया जाता है। बहुत साफ सी बात है, जो क्षारकता होगी जो अम्लता होगी वो क्षार और अम्ल में ही निरूपित किया जाता है। तो हमने क्या बताया आपसे, जो क्षारकता होगी वो अम्ल में पाई जाती है, जो अम्लता होती है वो क्षार में पाई जाती है। तो अम्ल में जो क्षारकता होगी, तो जैसे हम लेते हैं H2SO4 ले लीजिए आप, तो अम्ल में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु जो होते हैं वो उनकी क्षारकता को निरूपित करते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जितने हाइड्रोजन हो वो सभी क्षारकता को निरूपित करते हों। उसमें ये जरूरी है कि जो आपका अम्ल होगा, अम्ल में जो H+ होगा, कहने का मतलब है कि अम्ल जो होगा जितना हाइड्रोजन परमाणु को त्यागने की क्षमता रखता है उसी को हम कहते हैं क्षारकता। जैसे H2SO4 है, तो ये H2SO4 अगर देखते हैं तो ये 2H+ में और SO4 डबल माइनस में टूट जाता है। तो यहाँ पर ये दो जो H2SO4 है, यहाँ पर ये दो हाइड्रोजन परमाणुओं को या हाइड्रोजन आयनों को त्यागने की क्षमता रखता है। तो यही इसकी क्या हो जाएगी, क्षारकता हो जाएगी। और क्षार में जो होता है, तो क्षार में जैसे हम लेते हैं NaOH लेते हैं, तो क्षार में जो होगा जितना यहाँ से OH- वियोजित होगा उसे ही हम क्या कहेंगे, अम्लता कहेंगे। तो अम्ल में क्या होगा आपका हाइड्रोजन आयन त्यागने की क्षमता, और क्षार में क्या होगा OH- त्यागने की क्षमता। तो जैसे अगर यहाँ बात की जाए H2SO4 की, तो H2SO4 की जो क्षारकता होगी वो 2 होगी, क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन को त्यागता है। और यहाँ पर NaOH में अगर अम्लता की बात की जाए तो यहाँ पर इसकी अम्लता जो होगी 1 होगी, क्योंकि ये क्या है आपका 1 OH त्यागता है। इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं HCl देखते हैं, HCl टूटता है H+ में और Cl- में, तो इसकी जो क्षारकता होगी वो 1 होगी, क्योंकि ये 1 हाइड्रोजन त्यागता है। और यहाँ पर जैसे देखते हैं KOH देख लेते हैं, तो KOH अगर टूटता है तो ये K+ में टूटता है और OH- में, तो यहाँ पर भी 1 OH वियोजित हो रहा है, तो इसलिए KOH की जो अम्लता होगी वो 1 होगी। अगर और देखते हैं हम इसी बात प्रकार से, जैसे HNO3 हो जाता है, HNO3 में H+ और NO3- होता है। इसी प्रकार से हम क्षार में देख लेते हैं, जैसे NH4OH है, तो NH4 में जो आपका होगा NH4 पॉजिटिव हो जाता है और OH आपका हो जाता है 1, तो इसकी भी जो क्षारकता अम्लता होगी वो 1 होगी। तो आप कह सकते हैं कि NaOH, KOH, NH4OH इन सभी की क्षारकताएं जो होंगी 1 होंगी। लेकिन अगर हम और आगे जिक्र करते हैं तो CaOH का होल ट्वाइस, जैसे इसको लेते हैं तो ये टूटता है Ca+ में और ये टूट जाता है आपका 2OH- में। तो यहाँ अगर देखते हैं तो ये अपने पास से 2 OH को त्यागने की क्षमता रखता है, इसलिए इसकी जो क्षारकता अम्लता होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। और इसमें हम देखते हैं ये HNO3 में इसकी इन सभी की जो आपकी क्षारकता होगी 1 होगी। लेकिन अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन है एस्टिक अम्ल की क्षारकता क्या होगी। तो सबसे पहले हमें एस्टिक अम्ल का सूत्र पता होना चाहिए, CH3COOH, ये आपका एस्टिक अम्ल है। इसी को हम एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, इसी को हम एथेनोइक अम्ल कहते हैं। अब इसमें अगर देखते हैं तो इसमें 3 और 1 4 हाइड्रोजन दिखता है, लेकिन यहाँ 4 हाइड्रोजन शो हो रहा है, लेकिन इसकी क्षारकता क्या है, 4 नहीं है, इसकी क्षारकता केवल 1 है। क्योंकि जब ये टूटेगा तो ये केवल यहाँ का H+ त्यागेगा, ये वाला H त्यागता है, न कि यहाँ का त्यागेगा। तो यहाँ का आपका ये H+ त्यागता है, इसलिए इसकी जो क्षारकता होगी केवल 1 होगी। तो हमारा पहला विकल्प जो होगा एकदम राइट है। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या है। सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है आपको पता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र यहाँ पर लिखा गया है, जब इसको त्यागता है, जब इसे तोड़ा जाता है तो ये 2H+ में तोड़ता है। कितने में टूटेगा आपका, 2H+ में। तो सेवर सी बात है कि इसमें जो अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु होगा वो कितना होगा, 2 होगा। तो इसका विकल्प जो होगा हमारा वो सेकंड होगा। हमेशा ध्यान देना है, अम्लीय परमाणु हाइड्रोजन परमाणु जो आपका होगा जो त्यागेगा H+ वही देखा जाएगा, और कुछ नहीं ध्यान देना है। अब इसमें कह रहा तीसरे क्वेश्चन में हमारा कि कौन दुर्बल अम्ल है। अब बात आती है प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की, अम्ल कहिए चाहे क्षार कह दीजिए, साथ में इससे भी ले लीजिए क्षार।
अब देखिए, ऐसे अम्ल या क्षार जो शीघ्रता के साथ आयनित हो जाते हैं, बहुत तीव्रता के साथ आयनित हो जाते हैं, ऐसे अम्ल या क्षार जो तीव्रता के साथ आयनित हो जाते हों उन्हें हम परबल अम्ल कहते हैं। और ऐसे अम्ल या क्षार जो तीव्रता के साथ कुछ समय लगा देते हैं, काफ़ी समय लगा देते हों, उन्हें हम दुर्बल अम्ल या क्षार कहते हैं। जैसे परबल अम्ल की बात की जाए तो हमारा है HCl, H2SO4, HNO3, ये सभी आपके परबल अम्ल हैं। अगर बात की जाए परबल क्षार की तो परबल क्षार में आपका आ जाता है NaOH, KOH, ये सभी आपके क्या है, परबल क्षार हैं। और दुर्बल अम्ल की बात की जाए तो जैसे आपका हो जाता है CH3COOH, CH3COOH, ये आपका एस्टिक अम्ल है, जो कि अभी ऊपर आपने देखा पहला क्वेश्चन था हमारा एस्टिक अम्ल। इसी को हम लोग कहते हैं आम भाषा में सिरका कहते हैं, इसी को सिरका कहा जाता है। और सिरका बनने के लिए काफी समय लग जाता है, सिरका बनने में काफी समय लग जाता है, इस कारण से ये एक दुर्बल अम्ल का कार्य करता है। सिरके में लगभग इसका 7-8% पाया जाता है तो एस्टिक अम्ल का, तो उसे सिरका कहा जाता है। तो सिरका जो होता है आपका काफी समय लगता है बनने के लिए, तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। और जैसे इसमें आ जाता है आपका NH4OH, ये आपका हो जाता है दुर्बल क्षार। तो ऐसे अम्ल जो शीघ्रता के साथ आयनित हो जाते हैं उन्हें हम परबल अम्ल या क्षार कहते हैं। ऐसे अम्ल या क्षार जो शीघ्रता के साथ आयनित नहीं होते, कुछ समय ले लेते हैं आयनित होने में, उन्हें हम क्षार कहते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पर, हम देखते हैं कौन सा दुर्बल अम्ल है। तो अगर देखते हैं HCl, तो जल्दी से ये टूट जाएगा H+ और Cl- में, ये टूट जाएगा H+ और NO3- में, और ये टूट जाता है 2H+ और SO4 में। बहुत शीघ्रता, ये तीनों बहुत शीघ्रता के साथ टूट जाते हैं। लेकिन इसमें जो आपका है पहला विकल्प CH3COOH, ये दुर्बल अम्ल है, क्योंकि ये समय लेता है तोड़ने में, काफी समय लगा देता है टूटने में। अब आगे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन है धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। धावन सोडा, धावन सोडा मतलब हुआ जो कपड़ा धुला जाता है, उसी सोडा को हम कहते हैं धावन सोडा। तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो हम पहला विकल्प हमारा NaOH, इसे हम कहते हैं कास्टिक सोडा। NaOH को हम कहते हैं कास्टिक सोडा। K2SO4 आपका है पोटेशियम सल्फेट, और इसे कहते हैं बेकिंग सोडा। तो ये हमारा है बेकिंग सोडा, इसे कहते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कहिए, चाहे मीठा सोडा कहिए, चाहे खाने का सोडा कहिए। NaHCO3 को हम कहते हैं मीठा सोडा, सोडा कहिए, और या इसी को आप कहिए खाने का सोडा, खाने का सोडा, इसे ही हम कहते हैं खाने का सोडा। NaHCO3 को हम कहते हैं खाने का सोडा। तो इसमें से कह रहे हैं धावन सोडा, और इसे कहते हैं Na2CO3, इसे कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। Na2CO3 को कहते हैं सोडियम, इसका रासायनिक नाम अगर देखा जाए, अगर हम देखते हैं रासायनिक नाम, तो इसका रासायनिक नाम होगा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। देखिए 10 H2O लगा है, 10 को हम कहते हैं डेका, तो 10 के लिए हो जाएगा डेका, और H2O के लिए हो जाएगा हाइड्रेट, तो हो जाएगा आपका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और इसे कहते हैं NaHCO3 को बेकिंग सोडा, और इसे कहते हैं हम सोडियम, इसका रासायनिक नाम होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको कहेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये हमारा हो जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो NaHCO3 को हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये आपका है धावन सोडा, धावन सोडा का जो रासायनिक सूत्र होगा वो होगा Na2CO3 × 10H2O, तो ये हो जाएगा। और ये आपका है कास्टिक सोडा, तो कास्टिक सोडा का जो रासायनिक नाम होगा वो होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका रासायनिक नाम होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आप आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा को ताप देने पर कौन सी गैस निकलती है। ताप का मतलब हुआ गर्म करने पर, जब उष्मा दी जाती है बेकिंग सोडा को, तो बेकिंग सोडा का आपका सूत्र मिला है NaHCO3, तो कौन सी गैस निकलती है। तो बेकिंग सोडा को अगर गर्म किया जाए तो कौन सी गैस निकलेगी, तो हम देखते हैं कि अगर बेकिंग सोडा का हमारा सूत्र देखा जाए तो हमारा बेकिंग सोडा का सूत्र जो होगा वो होगा NaHCO3, और इसका क्या हो जाएगा, 2 अणु ले लीजिए, NaHCO3 का 2 अणु ले लेते हैं। जब 2 अणु ले लेते हैं तो इसे गर्म किया जाएगा, हीट किया जाएगा,
तो इसे टेम्परेचर देते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं Na2, 2 Na है तो ये हो जाएगा Na2, और यहाँ देखते हैं CO3 है तो एक CO3 यहाँ से ले लेते हैं तो हो जाता है सोडियम कार्बोनेट, यानी कहने मतलब धावन सोडा। तो एक प्रकार से ये धावन बेकिंग सोडा से धावन सोडा बनाने की एक विधि भी है आपकी, बेकिंग सोडा से धावन सोडा बनाने की विधि है। तो ये हो जाएगा Na मिलकर के Na2CO3, और यहाँ देखते हैं H है और H है तो प्लस हो जाएगा आपका H2, और यहाँ देखिए CO3 लिखा है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन इसके साथ लग जाता हो जाता है जल, और हम देखते हैं तो यहाँ बचेगा हमारा CO2। तो हमें जो गैस निकलती हुई महसूस होती है निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसे कहते हैं CO2। तो हमारा जो विकल्प होगा वो थर्ड विकल्प होगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं आग बुझाने वाली गैस, आग बुझाने वाली गैस कहते हैं इसे। और कार्बन मोनोऑक्साइड को कहते हैं, इसे कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, इसे कहते हैं दम घोटू गैस, दम घोटू गैस। और O2 को कहते हैं कि किसी वस्तु को जलाने में सहायक होने वाली गैस, जलाने में सहायक गैस। तो जो आपका है O2, तो आपको पता है बिना ऑक्सीजन के कोई भी गैस जलती नहीं है। और ये है आपकी हाइड्रोजन, इसे कहते हैं भविष्य का ईंधन, इसे कहा जाता है भविष्य का ईंधन, इसे कहते हैं भविष्य का ईंधन। तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो ये आपके 5 क्वेश्चन रहे, और 5 क्वेश्चनों के साथ कुछ अन्य भी चीजें आपको अवगत कराई गई है। तो इसे नोट करना हो आप नोट कर सकते हैं।